शांत पानी यानी जब भी हम किसी झील या डैम के किनारे खड़े होते हैं और सतह एकदम कांच की तरह स्थिर होती है तो दिमाग ये मान लेता है कि हाँ सब कुछ सेफ है। हाँ, ऐसे लगता है जैसे प्रकृति आराम कर रही हो। बिल्कुल। पर वो शांति कितनी जल्दी एक भयानक नाइटमेयर में बदल सकती है, यह सोचना भी डरा देता है। सही बात है। ये एक ऐसी घटना है जिसने सच में पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। हाँ, तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम किसी कहानी की बात नहीं कर रहे हैं। हम 1 मई 2026 को हुए बरगी डैम हादसे की डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स, वेदर डेटा और रेस्क्यू ऑपरेशंस के डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करेंगे। एक खूबसूरत शाम, लोग सनसेट देखने क्रूज पर सवार हुए और अचानक सब खत्म। एग्जैक्टली। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस त्रासदी की इमोशनल कहानी सुनाना नहीं है, हम उन ऑफिशियल रिपोर्ट्स को डिकोड करेंगे ताकि उस पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को समझा जा सके। क्योंकि ये जानना जरूरी है कि वहां असल में हुआ क्या था। हाँ, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत उस शाम के मौसम से करते हैं क्योंकि रिपोर्ट से एक बात साफ है कि कहानी की शुरुआत हवा के उस एक झोंके से हुई थी। बिल्कुल। और इस पूरी घटना को समझने के लिए पहले हमें बरगी डैम के भूगोल को समझना होगा। देखिए, बरगी डैम कोई छोटी मोटी झील नहीं है। ये नर्मदा नदी पर बना एक विशाल जलाशय है। इसका कैचमेंट एरिया इतना बड़ा है कि जब हवा चलती है तो यहाँ समंदर जैसी लहरें उठ सकती हैं। अच्छा। हाँ, और इसकी गहराई कई जगहों पर 80 फीट से भी ज्यादा है। बाप रे, 80 फीट, मतलब लगभग एक 8 मंजिला इमारत जितनी गहराई। ये बहुत डरावना है ना? और मौसम विभाग के डाटा पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि आईएमडी के डॉपलर रेडार ने उस दिन शाम 5:30 बजे के आसपास एक अलर्ट जारी किया था। हाँ, मैंने रिपोर्ट में देखा उन्होंने किसी डाउनबर्स्ट की चेतावनी दी थी। अब ये नॉर्मल आंधी तूफान से अलग होता है क्या? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। आमतौर पर जब हम आंधी की बात करते हैं तो हवा हॉरिजॉन्टल दिशा में बहती है, पर डाउनबर्स्ट वो अलग तरीके से काम करता है। हाँ, इसे ऐसे समझें जैसे कोई विशाल पानी से भरा गुब्बारा आसमान से सीधे जमीन पर गिरे। ओह, ओके। जब वो जमीन से टकराता है तो पानी बहुत तेज गति से चारों तरफ फैलता है। डाउनबर्स्ट में ठंडी हवा का एक बहुत भारी गुब्बार बादलों से सीधे नीचे की तरफ गिरता है। तो ये हवा ऊपर से नीचे की तरफ मार कर रही थी? बिल्कुल। जैसे ही वो सतह से टकराता है, हवा भयानक स्पीड से फैलती है। डेटा बताता है कि उस वक्त हवा की स्पीड जो लगभग 0 थी, वो चंद पलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। 70? अब जरा उस क्रूज की बनावट पर गौर करें। वो एक डबल डेकर क्रूज था, 2 मंजिला। हाँ, यही सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि क्रूज की जो ऊंचाई थी उसने एक तरह से हवा को रोकने वाली दीवार का काम किया? मतलब ये कुछ वैसा ही है जैसे तेज तूफानी हवा में आप अचानक एक बहुत बड़ा छाता खोल लें। बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है ये। हवा उस छाते को इतनी जोर से पीछे धकेलती है कि वो या तो पलट जाता है या आपके हाथ से छूट जाता है। एग्जैक्टली। जब 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा उस क्रूज के ऊपरी हिस्से से टकराई तो उसकी चौड़ी और ऊंची सतह ने एक बड़े पाल यानी सेल की तरह काम किया। उसने पूरी हवा को पकड़ लिया। अच्छा, पर सिर्फ हवा के चलने से इतना बड़ा जहाज थोड़ी ना पलट जाता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान खींचती है वो है फिजिक्स का एक और नियम, जहाज का संतुलन। संतुलन से आपका मतलब उस वजन से है जो जहाज पर लादा हुआ था? क्योंकि रिपोर्ट में एक काफी चौंकाने वाला आंकड़ा है। हाँ, वही के ऊपरी डेक पर कैपेसिटी से 30% ज्यादा लोग थे। सिर्फ सनसेट का बेहतर नजारा देखने के लिए? ये तो बहुत डेंजरस है। और यहीं पर विज्ञान का वो क्रूर खेल शुरू होता है। देखिए, जहाज को डिजाइन करते वक्त ये तय किया जाता है कि उसका भारी हिस्सा हमेशा नीचे रहे ताकि वो स्टेबल रहे, राइट? सही कहा। पर जब 30% एक्स्ट्रा लोग ऊपरी छत पर चले गए तो जहाज का पूरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। आई सी। इससे तो मैं इस तरह सोच रहा हूं कि अगर कोई वेटर एक बड़ी सी ट्रे में पानी से भरे बहुत सारे ग्लास लेकर चल रहा हो और अचानक सारे ग्लास ट्रे के एक ही किनारे पर खिसक जाएं, ट्रे का बैलेंस तो पूरी तरह बिगड़ जाएगा और वो हाथ से पलट जाएगी। एकदम सही। अब उस अनबैलेंस जहाज की कल्पना करें जो पहले से ही टॉप हैवी हो चुका है और उस पर 70 किलोमीटर की स्पीड से डाउनबर्स्ट का धक्का। हाँ, जैसे ही हवा ने उसे धक्का दिया वो जहाज एक तरफ बुरी तरह झुक गया। पर
जब जहाज झुकता है तो आमतौर पर वो वापस सीधा भी तो हो जाता है ना? ये पूरी तरह से पलट क्यों गया? यहाँ आता है फ्री सरफेस इफेक्ट। जब जहाज झुका तो लहरों का पानी निचले डेक में घुसने लगा। ओह, पानी अंदर आने लगा। बिल्कुल। अब सोचिए जहाज के अंदर पानी भर रहा है और पानी कितना भारी होता है ये हम सब जानते हैं। हाँ, और वो पानी उसी तरफ इकट्ठा हो गया होगा जहां जहाज झुका था। एग्जैक्टली। जब इतना सारा पानी एक ही तरफ जमा हो गया तो ग्रेविटी ने जहाज को वापस सीधा होने का मौका ही नहीं दिया। उसने उसको पूरी तरह पलट कर डुबो दिया। बाप रे। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि जहाज मात्र 7 से 10 सेकंड के भीतर पूरी तरह पलट गया। सिर्फ 7 सेकंड? हाँ, और इतने कम समय में तो इंसान ये भी नहीं समझ पाता कि आखिर हो क्या रहा है। वही ना, 7 सेकंड में किसी भी तरह का बचाव या रिएक्शन देना तो साइंटिफिकली पॉसिबल ही नहीं लगता। इंसान का दिमाग अचानक आए खतरे को प्रोसेस करने में ही कुछ सेकंड ले लेता है। जब तक दिमाग ये समझता कि जहाज झुक रहा है, तब तक जहाज पलट चुका था। बिल्कुल। ये एक भयानक चेन रिएक्शन था जहां खराब मौसम, अनबैलेंस डिजाइन और एक्स्ट्रा भीड़ ने मिलकर एक आपदा को जन्म दिया। ये सुनकर सच में बहुत बेचैनी होती है। अगर हालात ऐसे थे कि 7 सेकंड में बचना नामुमकिन था, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी। सही बात है। यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। जब हम रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, यहाँ सिस्टम की बहुत बड़ी खामियां थी। देखिए, जब नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे निपटने के लिए जो सिस्टम होते हैं उनकी जिम्मेदारी इंसानों की होती है, और इस केस में वो सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया था। सबसे बड़ा सवाल तो जहाज के पेपर्स पर उठता है। सोर्स में क्लियर लिखा है कि उस क्रूज का फिटनेस सर्टिफिकेट 3 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुका था। हाँ। अब आम भाषा में ये सिर्फ एक पेपर लग सकता है, पर इसके मायने क्या थे वहां? ये कोई छोटी मोटी कागजी कमी नहीं थी। फिटनेस सर्टिफिकेट ये प्रूव करता है कि जहाज का स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। जैसे कि लोहे में जंग तो नहीं लगी है? बिल्कुल। और क्या उसके अंदर लगे पानी निकालने वाले पंप काम कर रहे हैं? क्या वो कैपेसिटी उठाने के लायक है? ऑडिट 3 महीने से टाला जा रहा था। यानी उन्हें पता ही नहीं था कि जहाज सेफ है भी या नहीं। और सिर्फ यही नहीं, जब रेस्क्यू टीम ने ये पता लगाने की कोशिश की कि पानी में कितने लोग डूबे, तो उनके पास पैसेंजर मैनिफेस्ट तक नहीं था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है। ये पैसेंजर मैनिफेस्ट एग्जैक्टली क्या होता है? सिर्फ एक लिस्ट? ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है जिसमें दर्ज होता है कि जहाज पर कितने लोग सवार हैं, उनके नाम क्या हैं, वो कहाँ से हैं। तो इसके बिना उनको पोर्ट से निकालने की इजाजत कैसे मिल गई? मिलनी ही नहीं चाहिए थी। इसके बिना ऑपरेट करना बिल्कुल इलीगल है। मतलब जब रेस्क्यू शुरू हुआ तो डाइवर्स को पता ही नहीं था कि उन्हें कितने लोगों को ढूंढना है। ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसी बात हो गई। सही कहा। और इस वजह से शुरुआती बचाव कार्य बहुत धीमा हो गया। पर जो डेटा मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है ना, वो है लाइफ जैकेट वाला। हाँ, वो स्टेटिस्टिक्स बहुत ही डिस्टर्बिंग है। कानून के हिसाब से तो हर पैसेंजर के लिए लाइफ जैकेट पहनना मैंडेटरी है। फिर भी रिपोर्ट में है कि 90% लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी ही नहीं थी। सिर्फ उनकी सीट के पास रखी हुई थी। लोग ऐसा क्यों करते हैं? मतलब लोग सोचते हैं कि इतने शांत पानी में क्या ही होगा। इसे साइकोलॉजी में लाइफ जैकेट पैराडॉक्स कहते हैं। जब आप एक शांत झील देखते हैं और क्रूज धीरे धीरे चल रहा होता है तो दिमाग को कोई खतरा महसूस नहीं होता। ये तो वही बात हुई ना, जैसे कोई इंसान कार की बैक सीट पर बैठे और सोचे कि यहाँ सीट बेल्ट की क्या जरूरत है, गाड़ी तो आराम से चल रही है। एग्जैक्टली। लोग सेफ्टी गियर्स को तब तक बोझ या अनकंफर्टेबल समझते हैं जब तक कोई हादसा ना हो जाए। शांत पानी ने उनके मन में सेफ्टी का जो एक झूठा एहसास पैदा किया, उसी ने सबसे ज्यादा जानें ली हैं। ये इंसानी स्वभाव है, पर नियम इसीलिए बनाए जाते हैं। अगर ऑपरेटर ने सख्ती की होती कि बिना जैकेट कोई डेक पर नहीं जाएगा, तो चाहे जहाज 7 सेकंड में ही क्यों ना पलट जाता, कम से कम लोग पानी की सतह पर तो तैरते रहते। बिल्कुल। पैसेंजर मैनिफेस्ट का ना होना और लाइफ जैकेट्स का यूज न करवाना, ये दोनों चीजें सिर्फ रूल तोड़ना नहीं है, ये सीधे तौर पर आपराधिक लापरवाही है। और इस लापरवाही का अंजाम कितना दर्दनाक था, ये हमें रेस्क्यू टीम की बातों से समझ आता है। क्योंकि जब जहाज पलट गया और लाइफ जैकेट थी नहीं, तो आखिरी उम्मीद बस वो रेस्क्यू टीम ही बची थी। और उस रेस्क्यू टीम को पानी के नीचे जिस भयानक मंजर का सामना करना पड़ा, उसकी कल्पना करना भी रुला देता है। सोर्स में काफी विचलित करने वाली घटना लिखी है। जब डीप वाटर डाइवर्स और एसडीआरएफ की टीम 80 फीट नीचे पहुंची तो उन्हें एक माँ का शव मिला जिसने अपने 4 साल के बच्चे को बाहों में जकड़ा हुआ था। ये
ये सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि उन आखिरी पलों में जहाज के अंदर कैसा डर रहा होगा। सोचकर देखिए, अचानक एक बहुत बड़े लोहे के डब्बे में लाइट चली जाए, चारों तरफ खूब अंधेरा और बर्फ जैसा ठंडा पानी तेजी से अंदर भर रहा हो। क्रूज में कोई इमरजेंसी एग्जिट लाइट नहीं थी, कोई अलार्म नहीं था। ऐसे में रास्ता ढूंढना तो नामुमकिन ही है। वो माँ भाग नहीं पाई क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि किस दिशा में जाना है। एकदम ब्लाइंड पैनिक। पानी के अंदर बिना रोशनी के इंसान का दिशा समझने का सेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है। ऊपर और नीचे का फर्क ही मिट जाता है। पर एक सवाल और उठता है मेरे दिमाग में, रेस्क्यू टीम को इतनी गहराई तक पहुंचने में इतना लंबा वक्त क्यों लगा? हमारे पास तो आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी का ना होना एक वजह थी, पर बरगी डैम का अपना भूगोल एक बहुत बड़ी चुनौती था वहां। कैसे? देखिए, जब कोई डैम बनता है तो बहुत बड़ा इलाका जलमग्न हो जाता है। बरगी डैम के बनने के टाइम भी कई गांव, जंगल और बड़े बड़े पेड़ उस 80 फीट पानी के नीचे डूब गए थे। अच्छा, तो वो पेड़ अभी भी वहां हैं? हाँ, दशकों बाद भी उन पेड़ों के कंकाल उस तलहटी में मौजूद हैं। मतलब वो पूरा एक डूबा हुआ जंगल गोताखोरों के लिए एक जाल बन गया था। बिल्कुल। जब डाइवर्स नीचे गए तो अंधेरा इतना ज्यादा था कि उनके ऑक्सीजन टैंक्स, उनके तार और रेस्क्यू नेट्स उन्हीं डूबे हुए सूखे पेड़ों में बार बार उलझ रहे थे। बाप रे। हर कदम पर उन्हें रुक कर खुद को छुड़ाना पड़ रहा था। इससे बचाव की स्पीड भी कम हुई और उनकी खुद की जान पर भी खतरा था। और मैंने पढ़ा कि वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास नाइट विजन अंडर वाटर कैमरास तक नहीं थे। हाँ, वही तो। अगर उनके पास वो बेसिक इक्विपमेंट होता तो वो पानी के उस गंदे और मलबे वाले माहौल में रास्ता देख सकते थे। और इससे घंटों का समय बचाया जा सकता था। इन्हीं सब लापरवाहियों को देखते हुए प्रशासन ने इस केस में धारा 304 यानी कल्पेबल होमिसाइड का मुकदमा दर्ज किया। इसका एग्जैक्टली क्या मतलब होता है कानूनी भाषा में? देखिए, कानून में मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या के बीच एक काफी बारीक अंतर होता है। प्रेटर ने जानबूझकर किसी को मारने की साजिश नहीं रची थी। राइट। लेकिन अगर आप बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना मैनिफेस्ट के और कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को ले जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं। तो इस नेग्लिजेंस को ही कानून एक्सीडेंट नहीं मानता। एग्जैक्टली। इसीलिए इसे गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में रखा गया। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? एक तरह से ये कुछ और टिकट्स बेचने के लालच और उस चलता है वाले रवैये का ही नतीजा था ना। बिल्कुल। और इस हादसे का असर सिर्फ उन लोगों तक ही नहीं रहा जो जहाज पर थे। इसने उस पूरे इलाके के इकोनॉमी को भी झकझोर दिया। जाहिर है, बरगी डैम जबलपुर के आसपास के लोगों के लिए टूरिज्म का बहुत बड़ा सेंटर है। ऐसे हादसे से वहां का रोजगार पूरी तरह ठप हो जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आने वाले 6 महीनों में वहां टूरिस्ट की संख्या में 7% तक ही गिरावट आने का अनुमान है। 7%। और इसका सीधा असर वहां के छोटे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, नाव चलाने वाले, इन सब की आजीविका पर पड़ेगा। एक ऑपरेटर की गलती का खमियाजा पूरा कम्युनिटी भुगत रहा है। और फैमिली वालों का दर्द भी तो कहाँ खत्म हुआ है। हमने बात की थी ना उस पैसेंजर मैनिफेस्ट की जो नहीं था। हाँ, इसकी वजह से जो लोग इंश्योरेंस क्लेम करना चाहते हैं उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। ये लीगल सिस्टम का एक बहुत निर्मम सच है। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ पेपर्स पर काम करती हैं। जब ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है कि कोई इंसान जहाज पर था, तो प्रूफ कैसे करोगे? तो परिवारों को सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। ये तो एक और मेंटल टॉर्चर है उनके लिए। हम हर बार सिर्फ मौसम को दोष नहीं दे सकते। इनमें सबसे पहला सजेशन AIS का है। ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कैसे काम करता है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जहाज की एग्जैक्ट लोकेशन, स्पीड और सिचुएशन का डेटा रियल टाइम में कंट्रोल रूम को भेजती रहती है, ताकि किनारे पर बैठे लोगों को हमेशा पता रहे कि पानी में क्या चल रहा है। सही कहा। और इसके अलावा एनीमोमीटर्स यानी हवा की गति नापने वाले यंत्र, हाँ। उनकी अनिवार्यता पर भी जोर दिया गया है। मुझे तो ये एनीमोमीटर वाला सिस्टम थोड़ा कार के पार्किंग सेंसर जैसा लग रहा है। हाँ, कैसे? जैसे जब हम गाड़ी रिवर्स करते हैं और वो किसी दीवार के पास आती है तो सेंसर एक तेज अलार्म बजाने लगता है ना। ये कंपैरिजन बिल्कुल सटीक है। अगर क्रूज पर वैसा ही सेंसर हो जो सेट हो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होते ही हूटर बजा दे, तो कैप्टन को वो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा जहाज को मोड़ने का, या कम से कम लोगों को ऊपरी डेक से सेफ जगह भेजने का। पर इन सब टेक्निकल चीजों के अलावा एक पर्सनल लेवल पर भी तो हमें अवेयर होना पड़ेगा। रेस्क्यू की बातों में एक टर्म बार बार आया है रिपोर्ट में, गोल्डन आवर। इसका ड्राउनिंग से क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। मेडिकल साइंस में गोल्डन आवर वो पहला घंटा होता है जहां जान बचने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं,
पर पानी में डूबने के केसेस में ये गोल्डन आवर सिकुड़कर सिर्फ शुरुआती 10 मिनट रह जाता है। सिर्फ 10 मिनट? हाँ, और उन 10 मिनट में किसी भी बाहरी रेस्क्यू टीम का आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। यानी उन 10 मिनट में इंसान का अपना बचाव ही आखिरी सहारा है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और वहां सिर्फ एक ही चीज काम आती है, आपकी अपनी लाइफ जैकेट अगर पहनी है तो आप तैरते रहेंगे और रेस्क्यू आने तक जिंदा बचेंगे। तो इस पूरी चर्चा से एक बात शीशे की तरह साफ है कि बरगी डैम में जो हुआ वो सिर्फ एक अचानक आई आसमानी आफत नहीं थी। 70 किलोमीटर की हवा सिर्फ एक ट्रिगर थी। असल में उसे डुबाया उस चलता है एटीट्यूड ने, फिटनेस सर्टिफिकेट की लापरवाही ने, लाइफ जैकेट्स ना पहनने की गलती ने। और इसीलिए ये पूरी बात एक चेतावनी की तरह है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम का मिजाज अब हर दिन अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। बिल्कुल, अचानक डाउनबर्स्ट आना या तेज तूफान आना ये अब आम बात हो गई है। तो ऐसे में क्या हमारे ये दशकों पुराने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमें बचा पाएंगे? क्या वक्त नहीं आ गया है कि टूरिज्म और एडमिनिस्ट्रेशन अपने रूल्स को सच में सीरियसली लें, ताकि आगे से खुशी के पल अचानक किसी कब्र में तब्दील ना हो जाए? एग्जैक्टली। और इसी सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहाँ रोकते हैं। उम्मीद है कि इन फैक्ट से आपको समझ आया होगा कि खबरों के पीछे की सच्ची डिटेल्स क्या थीं। नॉलेज ही बचाव का सबसे बड़ा हथियार है। अगली बार जब आप पानी के आसपास हों तो सेफ्टी गियर्स को सीरियसली जरूर लें। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।